ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਸਲਰਸ नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स भी ज़्यादा हैं। माँ ने अनपढ़ होते हुए भी वो समझ थी उसमें कि बेटियों के लिए कितना ज़रूरी है और सारी चीज़ें है ना वो फीकी हो जाती है। जो तुम देश के लिए खेलते हो और मेडल लाते हो ना तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि ज़मीन भी बेचकर वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं। तो उनका जो जज्बा है ना उसको स्पोर्ट्स को लेके वो बहुत कमाल का है। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਚੀਵ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ। स्पोर्ट्स का माहौल आज भी हरियाणा में नहीं है। तो मेरी मां अनपढ़ थी पर उसकी समझ एक अलग लेवल की थी। एक गांव में से निकल के रेसलिंग ज्वाइन करना सो दैट वाज दैट सिस्टर कन्वर्सेशन ਜਿਹੜੀ सिस्टर ने ਤੁਹਾਨੂੰ किया कि रेसलिंग शुरू करो। मैं एक बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर कोई लड़कियों को कोई भी गाँव से कोई लड़की कभी नहीं निकली रेसलिंग के लिए, क्या कोई पढ़ाई के लिए भी नहीं निकली थी। कितनी देर वो स्ट्रगल किया आप? स्टार्टिंग में मैं भिवानी गई थी तो वहाँ भी रेसलिंग मैट नहीं था, रेसलिंग हॉल नहीं था। तो रेसलिंग हॉल के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता था। एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों पैरेलल चलने चाहिए तभी जाके आपकी अच्छी ग्रोथ होती है। पहले हमारे ये मानते थे कि बच्चा होने के बाद तो स्पोर्ट्स ही नहीं होता। बिल्कुल ये सोसाइटी में ये बात थी। ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ? गवर्नमेंट भी ना तब आपको एकदम आप मेडल लेके आते हो ना तब आपको इतना स्वागत इतना वेलकम और इतना पैसा दे देगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ भी अगर हम ग्राउंड लेवल पर लेके चलें। हाईएस्ट ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। हाँ, मेरी जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो जो शुरुआत हुई है आपकी वो अनजाने में हुई है फिर तो? रेडियो हाँ जी 1674 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜਿੰਗ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ੌਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਅਨੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। मेरा नाम अनीता शौरान है और मैं एक बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर कोई लड़कियों को कोई भी गांव से कोई लड़की कभी नहीं निकली रेसलिंग के लिए, क्या कोई पढ़ाई के लिए भी नहीं निकली थी। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स में तो मैं ही हूँ। भाई गांव से गई और फिर रेसलिंग स्टार्ट करी। कोई गांव में कोई माहौल नहीं था, कोई ट्रैक सूट वगैरह नहीं पहनती थी लड़कियां, कोई माहौल नहीं था। तो इस तरीके से मेरी माँ ने सारा एफर्ट डाला कि भाई मेरी लड़कियां पढ़ें या कोई स्पोर्ट्स करें। तो मेरी मां अनपढ़ थी पर उसकी समझ एक अलग लेवल की थी। विजन was हाँ, विजन क्लियर था उसका कि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। तो मैं पढ़ाई के लिए गई थी 11th 12th क्लास में भिवानी और हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी। तो वहाँ गई तो वहाँ +2 में एडमिशन लिया। तो मैंने BA नॉर्मल ग्रेजुएशन वो करी थी आर्ट से। तो सिस्टर साइंस से थी तो बोली कि इतना स्कोप नहीं आर्ट से तो तू स्पोर्ट्स कर। तो मैंने स्पोर्ट्स किया और मैंने स्टार्टिंग में जूडो ले ली थी लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। तो मेरे दादाजी रेसलिंग कभी करी थी तो अच्छे थे तो वो मैंने गाँव में बताया तो तू रेसलिंग कर ले। तो धीरे धीरे मैंने फिर रेसलिंग स्टार्ट कर दी। तो रेसलिंग में मैं बहुत जल्दी इंटरनेशनल हो गई थी। तो फिर ऐसे ऐसे माहौल बनता गया घर में तो बड़े अच्छे से फिर अच्छा ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ जैसे आपने बोला कि जो शुरुआत हुई है आपकी वो अनजाने में हुई है फिर तो एकदम? नहीं, अनजाने में नहीं थी। मैं स्पोर्ट्स को लेके इतना थी, टीवी में देखते ही मेरे को यूँ होता था कि कोई मेरे को कैसे भी एक रास्ता मिल जाए स्पोर्ट्स में जाने का। तो मैं रनिंग वगैरह करती थी, योगा करती थी गाँव में ही। तो इस तरीके से मैं एक राह ढूंढ रही थी कि कैसे मेरे को स्पोर्ट्स मिले।
ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ गांव में से निकल के रेसलिंग ज्वाइन करना, सो दैट वाज दैट सिस्टर कन्वर्सेशन जेडी सिस्टर ने थानू किया कि रेसलिंग शुरू करो? हाँ, सिस्टर मेरे से 2 क्लास आगे थी, तो वो साइंस साइड से पढ़ रही थी, तो उसने ये कहा कि भाई तू आर्ट्स है तेरे पास, तो स्पोर्ट्स में तू अच्छा कर सकती थी, स्पोर्ट्स चूज कर ले। तब मैंने स्पोर्ट्स चूज किया, लेकिन मेरे अंदर मैं फिटनेस को लेके हमेशा एक स्पोर्ट्स को लेके तो मेरे अंदर करने का था कि मैं स्पोर्ट्स करूं, कैसे भी मेरे को स्पोर्ट्स मिले, एक बार रास्ता मिल जाए, बस वो रास्ता मेरे को फिर मिल गया, तो फिर मैं उस पर चली। अनीता जी, कुछ चैलेंजेस तुसी सानू दस्से आ एग्जांपल दे तौर पे कि यू नो एक गांव से निकल के किसी ने सोचा नहीं था आई मीन ट्रैक सूट पहनना, किसी का एथलीट जब पढ़ने जाना, गांव से बाहर पढ़ने जाना, कितनी देर वो स्ट्रगल किया आपने और कितना पेरेंट्स का कितना इनपुट रहा है? पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका कि तू स्पोर्ट्स ना कर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन जो सोसाइटी प्रेशर था वो था पेरेंट्स के ऊपर कि भाई इनको बाहर मत भेजो, शादी कर दो, ये सब चीज़ें। लेकिन माँ बाप ने मेरे ने पूरा सपोर्ट किया कि भाई कोई नहीं, इनको करने दो पढ़ाई या जो भी ज़रूरी है, तो उनका पूरा साथ मिला मेरे को। लेकिन थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर था उनके ऊपर, बट थोड़ी देर के बाद वो भी हट गया, क्योंकि मेडल वगैरह आने लगे तो सारा गांव यूं हो गया कि भाई अच्छा कर रही हैं लड़कियां, तो निकाल ली, तो देखो अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। मेडल्स की भी गल कर ली है। हाँ, पहला मेडल केड़ा सी? पहला तो मेरा स्टेट का ही आया सी, और फिर बाद में नेशनल का भी, तो मेरा रिजल्ट जल्दी आ गया था, क्योंकि मैं फिजिकल फिट थी, हमेशा से योगा करना, रनिंग करना, ये सब मैं करती थी। लेकिन एक मेरे को चूज करना था एक स्पोर्ट, तो वो मैंने भिवानी जाके किया था +2 क्लास में। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये था कि मेरे को फिर पूरे मजे आ गए थे कि भाई मेरे को कोई स्पोर्ट्स मिल गया। तो बिल्कुल। अच्छा, एक ही बड़ा रहिंदा कि ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਸਟ ਮੈਡਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਬਟ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ, कंपटीशन बहुत टफ हो जाता। देखो मेरे को तो टफ नहीं लगा, मेरे को उसमें मजा आ रहा था, क्योंकि मैं तो दिल से यूँ चाहती थी कि भाई कोई मेरे से मेहनत करवा ले, मैं कोई स्पोर्ट्स कर लूँ, चाहे रनिंग हो कुछ भी हो। तो वो मेरे को टफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें, तो बट बड़ा मज़ा आया मेरे को इस सब में। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਆਇਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। हाँ, मेरी जो हाईएस्ट अचीवमेंट है वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 में दिल्ली हुए थे, उनमें गोल्ड मेडल है। बाकी एशियन चैम्पियनशिप में मेडल्स हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेडल हैं, नेशनल की तो मैं बहुत बार चैम्पियन रही हूँ। मेरा बेटा होने के बाद भी मैं चैम्पियन रही हूँ 2-3 साल। तो नेशनल लेवल पे तो इतना है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है, ये सब चीज़ें। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੈਸਲਰਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਐਥਲੀਟਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? देखो उनमें क्या है कि बैरियर हैं, लेकिन अब ऐसा कोई बैरियर नहीं दिखता कि स्पोर्ट्स को लेके, बट वो लोग तगड़े हैं और तगड़ा मतलब स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं। चाहे कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि ज़मीन भी बेचकर वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं। अच्छा। तो उनका जो जज्बा है ना उसको स्पोर्ट्स को लेके, वो बहुत कमाल का है कि वो हर फील्ड में यूँ चाहते हैं कि वो बैरियर्स बने हुए थे, उनको भी मुश्किल है वो तोड़ने, उनके लिए भी, लेकिन अब ऐसा कोई बैरियर है नहीं। तो वो स्पोर्ट्स में अब और भी अच्छा चाहते हैं कि करना, हर अखाड़े में लड़कियों को भेज रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अब स्टार्टिंग में था मुश्किलें, लेकिन अब इतनी मुश्किलें नहीं है, लड़के वो निकाल लेते हैं। कभी मम ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ? हाँ हाँ, तो होती है माँ के नाल, तो कि माँ का तो सिर्फ ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उस माँ ने अनपढ़ होते हुए भी वो समझ थी उसमें कि बेटियों के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो चाहती थी कि भाई मैंने जो कर लिया ना, जैसे जो काम वगैरह जो डिफ़िकल्टीज आई वो मेरे बच्चियों को ना आए। तो उसको पहले क्लियर था कि इनको मेरे को कुछ ना कुछ कराना है। एजुकेशन, बड़ी सिस्टर मेरी लेक्चरर है, दूसरी भी स्पोर्ट्स में कोच है। तो उसको ये था कि भाई मैं मेरी बेटियों को तो इंडिपेंडेंट बनाऊं,
कैसे भी। तो उसका क्लियर विजन था बिल्कुल। ਓਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਮਮ? वो बड़ी खुश थी कि बोली बेटी इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। जैसे और सारी चीज़ें हैं ना वो फीकी हो जाती है। जो तुम देश के लिए खेलते हो और मेडल लाते हो ना, तो इससे बड़ा उसको तो कुछ लगा ही नहीं। वो बोली बेटी इससे बड़ा कुछ नहीं है, और चीज़ें तो सब दुनिया करती हैं सब चीज़ें, लेकिन ये जो देश के लिए मेडल लेना और सारा देखो समाज में कितनी खुशियाँ, कितना नाम हो गया, तो वो बहुत खुश थी। ਚਲੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? कॉमनवेल्थ धीरे धीरे वो समझ गए थे। हाँ धीरे धीरे बिल्कुल। मैं उनको ये बताती थी कि इसमें इतने देश आएंगे, ये गेम्स क्या होते हैं, चैंपियनशिप क्या होती है, तो वो समझ गए थे सारी चीज़ें। हाँ और वो इंडिया में था तो और भी करेज था लोगों को बहुत ज़्यादा, बहुत। हाँ जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पार्टनर की जरूरत होती बिल्कुल। ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਅਚੀਵ ਸੋ ਮਚ। जी ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? शुरू में देखो स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें आई कि पार्टनर सिर्फ लड़की थी और लड़की भी कम थी। तो धीरे धीरे कोच के साथ करना, या फिर बहुत सोसाइटी में ये नहीं था स्टार्टिंग में कि हम लड़कों के साथ कर लें। तो धीरे धीरे फिर वो चीज़ें नॉर्मल होने लगी, हम लड़के पार्टनर भी होने लगे। अब तो ये धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हुई हैं, पर एकदम नहीं हुई। उस टाइम तो बहुत डिफ़िकल्टीज आई हैं। स्टार्टिंग में मैं भिवानी गई थी तो वहाँ भी रेसलिंग मैट नहीं था, रेसलिंग हॉल नहीं था, तो रेसलिंग हॉल के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता था। हम कहीं अपने मैट परमिशन लेते कि हम इस कॉलेज में मैट लगा लें, या हमारा कोच परमिशन लेता तब मैट लगते। तो लेकिन अब नहीं है, अब रेसलिंग हॉल भी है। अब यही लगा लो आप, मेरे गांव में भी मेरे नाम से रेसलिंग हॉल है। अब कोई वहाँ कराने वाला होना चाहिए। तो फैसिलिटीज़ तो अभी आई हैं और बच्चों को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है अब तो। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੇਮਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਗॉट ਸਟਰੈਂਥ जी। ਤੇ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ सोशल स्क्रीनिंग ਤੇ हेल्दी लाइफ बैलेंस वास्ते? तो ये है कि एक बार मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मेरा भी 9 साल का बेटा है, तो एक ही चीज़ है कि आज के दिन सब स्क्रीनिंग, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, तो उस चीज़ से हम अपने बच्चे को कैसे हटाएं, तो उसको कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट घर में बनाएं। एक तो स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स का माहौल आज भी हरियाणा में नहीं है हेल्दी एनवायरनमेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेके कई बोलते हैं कि हम पढ़ाई करवानी चाहिए, पढ़ाई में कोई, तो स्पोर्ट्स को लेके एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि आपको अगर स्कूल जाते तो एक स्पोर्ट्स आपको चूज ही करना चाहिए। आपको हेल्दी रहने के लिए, अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए, तो एक स्पोर्ट्स चूज करवा दो अपने बच्चे को। पहले तो स्पोर्ट्स से जोड़ दो और फिर बाद में एक स्पोर्ट्स चूज करवा दो कि आप ये करो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो एक स्पोर्ट्स ही है जो आपको आपके बच्चे को नशे से और सारी बीमारियों से दूर रखेगा। तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगी पेरेंट्स से कि आप ग्राउंड पे अपने बच्चे को लेकर ही जाओ और बातें भी इस टाइप की करो, स्क्रीनिंग से दूर रखो, कैसे भी आप अपने जोड़ो, उनको स्पोर्ट्स से जोड़ो बस जी। अच्छा ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੀ डिफरेंसेस ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व ਕੀਤੇ हैं? देखो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ है कि हरियाणा में अगर हम बात करें ना, तो वहाँ चीज़ें पैरेलल लेके नहीं चलते हो पेरेंट्स। अगर हम समझाएं तो भी नहीं समझ में आती, क्योंकि एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों पैरेलल चलने चाहिए, तभी जाके आपकी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आपने स्पोर्ट्स चूज कर लिया और आप जाके बस सिर्फ खाना और सोना हुआ, तो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन रहेगा। तो ये मस्ट है कि आप एजुकेशन को साथ लेकर चलो स्पोर्ट्स के साथ।
तब जाके अगर आपकी कहीं इंजरी आ जाती है तो आप एक अच्छे कोच तो बन सकते हो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो हरियाणा में इसकी कमी देखती हूँ, लेकिन इन पेरेंट्स को और इस देश में तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छी एजुकेशन है, अच्छी आप स्पोर्ट्स भी चूज कर सकते हो, स्पोर्ट्स का भी एनवायरनमेंट है, तो आप इजीली कर सकते हो। इस यहाँ के पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी ये खुशकिस्मत की बात है कि भाई आप यहाँ हैं बच्चे, तो आप उनको एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हो। तो ये सब करना अच्छा, चाहिए। एक चीज़ मैं सी बड़ी ऑब्जर्व करी दी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨਾ, ਵੈਲਕਮ ਓਪਨ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਪ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਐਥਲੀਟ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਪੂਲਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੋ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? इंडिया से बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एक लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं। वो ये है कि जब आपका गवर्नमेंट भी ना, तब आपको एकदम आप मेडल लेके आते हो ना, तब आपको इतना स्वागत, इतना वेलकम और इतना पैसा दे देगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ भी अगर हम ग्राउंड लेवल पर लेके चलें तो स्टार्टिंग से बच्चों को जब बेस बन रहा होता ना, तो पेरेंट्स के पास लोगों की इतनी वो नहीं होती कि फाइनेंशियली वो शूज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तब ज़रूरत है आपको उनकी हेल्प करने की। तो ये तो फिर तो कोई भी कर देगा, फिर भी तो स्पॉन्सरशिप आ जाती है आपके मेडल के बाद, तो उस टाइम गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी अगर जिस स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स यहाँ नहीं है, जैसे रेसलिंग ही लगा लो, तो रेसलिंग में भी मेरे को लगता है कि हम लगातार कंसिस्टेंसी से काम करेंगे ना, तो एक माहौल यहाँ भी बनेगा ऑस्ट्रेलिया में रेसलिंग का। देखो अब तो बच्चे और भी ज़्यादा हो गए, और हमें लगातार और प्रोत्साहन, अपने बच्चों को मोटिवेट करो, हाँ उनका वेलकम करो। रेसलिंग में अगर मेडल लेके आते हैं तो हमें ज़रूरत है उनका वेलकम करने की। स्टार्टिंग में बच्चे इंस्पिरेशन उनको मिले कि भाई हाँ हम। मैं एक वैसे बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਲੀ ਗਲੀ ਸਚਿਨ ਵਰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 85 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ 5 ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 85 ਮੀਟਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਲਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਸਲਿंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मैंने बच्चों की क्लास भी ली है, और बच्चे बहुत शार्प माइंड हैं। ऐसे नहीं है कि भाई मैं जो बताती हूँ ना उस पर काम करते हैं, उसको उनको कैचिंग अच्छी है उनकी। जैसे बताया तो बड़ा मेरे को इतना मज़ा आया कि अगर इन बच्चों पे लगातार आप काम करते हो, और काम ऐसे नहीं कि आप अपनी कोई ड्यूटी कर रहे हो या कोई, आपको इतना मज़ा आ रहा है रेसलिंग की क्लास लेते हुए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ यहाँ से ही ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा हो जाएंगी। कोई नहीं रोक सकता। आप कंसिस्टेंसी से अपने बच्चों पे इतने प्यार से, और एक तरीका अलग है। आज अगर हम पुरानी रेसलिंग को ही पकड़ के, तरीकों को पकड़ के अगर हम रेसलिंग को करवाएंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के बच्चों के लिए। तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, आज की रिसर्च क्या कहती है, आज का साइंस क्या कहता है। ये नहीं कि पहले का पहलवान ये करता था वो करता था ना, ये बच्चे हैं, इनके साथ आप अब के टाइम का होकर ही रिजल्ट ला सकते हो। ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ें लेके इनके साथ चलोगे, नहीं चलेगी वो चीज़ें। की डिफरेंस फिगर आउट कितने नीता जी तुसी? तो मान लो कि पुराने ते नवी कुश्ती, हाँ पुरानी ये है कि पुरानी कुछ चीज़ों को यही मानते थे कि भाई ऐसे करना है, इतनी मेहनत करनी है, इतना ये चीज़ें बिल्कुल कि भाई ये खा के सोना ही है ना। भाई आप दूसरी रिसर्च भी तो देखो ना कि आज क्या, अगर यूएसए की एक 20 साल की लड़की ने ओलंपिक में मेडल, पहले हमारे ये मानते थे कि बच्चा होने के बाद तो स्पोर्ट्स ही नहीं होता। बिल्कुल ये सोसाइटी में ये बात थी कि भी रेसलिंग तो हो ही नहीं सकती,
तो भाई फिर मैंने बच्चा होने के बाद भी मैं नेशनल में और बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल आया है। तो एकदम से आपकी ऐसे चेंज हो जाती है, फिर वो चेंज हो जाना चाहिए। ये नहीं कि ये बस पक्का हमने ये बात बना ली, ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। एक यूएसए की 20 साल की लड़की बच्चा होने के बाद भी चैंपियन बनती है और ये करती है, तो हम क्यों नहीं? तो कहीं तो फिर वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको कि हम कहाँ कमी रह गई, कि हम तो सिर्फ एक बात को ऐसे ही पकड़ लिया बिना किसी जानने, बिना कुछ उसके बारे में पूरी रिसर्च पढ़े। तो साइंस और पढ़ाई के साथ आपको करना पड़ेगा, ये नहीं ऐसे नहीं। मतलब सोशल भी जिथे तुसी दस्या सोशल बैरियर कम हुए हैं अभी आपके आसपास में, आपकी सोसाइटी में, वहीं गेम को अडॉप्ट करने को लेके, गेम की ग्रोथ को लेके भी जो बैरियर है वो भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।